गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और हर पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है और हर पेपर में बार बार वो हर तरीके के क्वेश्चन उससे बार बार आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है क्या। आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो रहे होंगे कि आज का टॉपिक है क्या। तो आज का टॉपिक आपका है इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल। अब आप लोग आपातकाल का मतलब समझिए। आपातकाल होता क्या है और आपातकाल के क्या क्या प्रकार होते हैं और आपातकाल भारत में किस तरीके से लगता है और ये किस प्रकार से हमारी गतिविधियों को या हमारी विधायी शक्तियों को या कार्यपालिकी शक्ति को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, वो सब हम आप लोगों को ब्रीफ में बताएंगे क्या चीज़ होता है। तो वास्तव में आपातकाल, जिसका उल्लेख आपातकाल शब्द का प्रावधान या आपातकाल की अवधारणा आप इस तरीके से मानिए तो आपातकाल की अवधारणा आपकी कहाँ से आई है। तो आपातकाल की अवधारणा आपके जर्मनी से आई है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। अब आपातकाल होता क्या है। देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिससे दो देशों के बीच में आपसी तनातनी हो जाए, आपसी युद्ध जैसी स्थिति हो जाए, तो इन सब के लिए भारतीय संविधान ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं आपातकाल। आपातकाल के कई प्रकार होते हैं। हर तरीके के आपातकाल अलग अलग होते हैं और हर आपातकाल में हर तरीके के प्रोविज़न होते हैं। हर तरीके के मैटर या हर तरीके का जो आप ऐसे समझिए, हर तरीके का जो अरेंजमेंट होता है या जो भी हो आप लोग, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपातकाल। तो आपातकाल मेनली 3 प्रकार का होता है। आप लोग नाम सुने होंगे। आपातकाल मेनली 3 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पहला आपातकाल, जिसे बोलते हैं 352। 352 का मतलब होता है 352, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात का मतलब ये नहीं कि आप लोग नेशनल इमरजेंसी के आधार बताए गए हैं। किस आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो नेशनल इमरजेंसी के आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द आपके मूल संविधान में नहीं था, बल्कि सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आपके संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने गलत मशीनरी का प्रयोग करते हुए इस कारण से इस शब्द की शब्दावली को चेंज कर दिया गया और एक संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसे हम लोग बोलते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड कर लिया गया। बात आ गई आपका क्या आधार है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध का मतलब बैटल, बाह्य आक्रमण कोई आपकी बाहरी एक्सटर्नल अफेयर हो जाए या आपकी आर्म्ड रिवोल्ट हो जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। कोई ऐसी गतिविधि हो जाए जिससे दोनों देशों के बीच में आपसी तनातनी आ जाए या भारत में कुछ ऐसी स्थिति बन जाए जिससे क्या हो जाए, जिससे सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो जाए या आपस में सांप्रदायिकता फैल जाए, जिस कारण से विद्रोह जैसी स्थिति विराजमान हो जाए। तो इन तीनों आधार, युद्ध,
बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार पे इमरजेंसी लगती है। अब इमरजेंसी का प्रोविज़न क्या क्या होता है, इमरजेंसी में क्या क्या आपको नहीं मिलता है, तो इमरजेंसी को 352 लगने के लिए क्या क्या होना चाहिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आप लोग ये समझिए 352 आर्टिकल का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, तो आप लोग ये जानिए इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होगा, आप इससे पहले 2 आर्टिकल को और जानिए, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 क्या कहता है, यदि आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है तो आपको आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाती है। स्वतः का मतलब ये होता है वो अपने आप ही सस्पेंड हो जाएगी। किंतु बाकी बची हुई स्वतंत्रता 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारी स्वतंत्रता किस पर निर्भर करेगी, राष्ट्रपति पर निर्भर करेगी। कि राष्ट्रपति क्या करे, राष्ट्रपति पर निर्भर करेगी कि जब राष्ट्रपति जिस आर्टिकल को 12 से लेकर के 35 तक 20 और 21 के अलावा किसी भी आर्टिकल का जिक्र करेगा तो वो स्वतंत्रता आपको नहीं मिल रही होगी। ये कहा गया है आर्टिकल 358 में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 359 क्या कहता है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। 359 ये कहता है यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो आर्टिकल 359 क्या कहता है, यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया है तो आर्टिकल 358 में कही गई बात क्या कहा गया है, आर्टिकल 358 में कि जो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाती है वो यहाँ पर निलंबित नहीं होगी, किंतु राष्ट्रपति के पास पावर होगी 20 और 21 के अलावा। आर्टिकल 19 भी उसमें मिला है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक 20 और 21 के अलावा जिस आर्टिकल का जिक्र कर देगा उस आर्टिकल की स्वतंत्रता स्वतः बाधित हो जाएगी। ये कहा गया है 358 और 359 में। ये आपका 352 है। अब इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, इसका इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ता है, तो आर्टिकल 352 का इफ़ेक्ट ये पड़ता है, आर्टिकल 352 का इफ़ेक्ट आप लोगों को ये जानना है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, तो कार्यपालिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और विधायिका पे क्या प्रभाव पड़ता है, कार्यपालिकी शक्ति पे और विधायी शक्ति पे इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो कार्यपालिकी शक्ति पे इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो आप लोग देखते होंगे, जैसे इसकी जो इसकी सीमा है कि ये राष्ट्रपति 1 महीने तक इसको क्या कर सकता है, लागू करवा सकता है। राष्ट्रपति 1 महीने तक इसको लागू करवा सकता है। और इसमें एक बात की जिक्र और कहा गया है कि इसमें आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत मिली है कि राष्ट्रपति इसे स्वतः नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों की लिखित स्वीकृति के आधार पर वो ऐसा करेगा। मंत्रिपरिषद की लिखित स्वीकृति के आधार पर वो ऐसा करेगा। राष्ट्रपति के पास क्या होगा, पूरी मंत्रिपरिषद लिखित रिकमेंडेशन देगी तो राष्ट्रपति ऐसा करेगा। ये बात कही गई है इसमें। अब बात आती है इस पे कार्यपालिका प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये राष्ट्रपति की इस मंशा पर 1 माह तक लागू रहता है। 1 माह के बाद या 1 मंथ के बाद आप लोग क्या होता है, तो 1 मंथ के बाद दोनों सदन, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, दोनों इसको अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से,
ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी से अलग अलग पारित करेगी तो ये पूर्णतः 6 महीने के लिए बढ़ेगी। ऐसे अगर आगे और कंटिन्यू करना है तो ऐसे फिर यही होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के 6 महीने के लिए फिर इसको बढ़ा सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर हो सकती है कि वो इसे 1 महीने से पहले अपने पास विड्रा कर लें, तो आपकी नेशनल इमरजेंसी उसी टाइम निष्प्रभावी हो जाएगी। ये कहा गया है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि इसमें जो राज्य की जो विधायी शक्ति होती है उस पर पूरी तरीके से अंकुश लग जाता है, अर्थात केंद्र को संघ सूची, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। ये शक्ति इसको कब मिल जाती है? तो आर्टिकल 352 के दौरान मिल जाती है। संघ पे केंद्र जो संघ सूची होती केंद्र कानून बनाता है, राज्य पे राज्य सरकार, लेकिन 352 लगता है तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को मिल जाता है। लेकिन जो आपकी समवर्ती सूची है उस पर कानून दोनों बनाती हैं, लेकिन दोनों कानूनों के बीच में आपसी गतिरोध होने के कारण केंद्र वाला कानून वैध हो जाता है और राज्य वाला कानून निष्प्रभावी हो जाता है। ये उस टाइम प्रभाव पड़ता है। अगला, आप लोग राज्य विधानमंडल की सारी शक्तियों पर अंकुश लग जाता है, क्योंकि राज्य सूची के सारी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है। ये सबसे मेनली प्रभाव पड़ता है आर्टिकल 352 में। अगला आर्टिकल आप लोग 356 देखिए, जिसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। अभी आपको हाल में ही महाराष्ट्र में ये देखने को मिला था। 356 का आधार क्या होता है? 356 लगता क्यों है? तो 356 का आधार बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, उसी के बिहाफ पे ये लगता है। सबसे पहला जिसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसी को हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल। वहाँ पर राष्ट्रपति रूल करने लगता है, अर्थात जो पूरी राज्य की मशीनरी होती है वो कहाँ पे चली जाती है? तो पूरी की पूरी किसमें समाहित हो जाती है? संघ के अंदर समाहित हो जाती है। आपसे क्वेश्चन आता है 352 में पूरी तरीके से शक्तिशाली संसद हो जाती है, लेकिन 356 में पूरी तरीके से शक्तिशाली कौन हो जाता है? तो राष्ट्रपति हो जाता है। तो राष्ट्रपति अपने किसी प्रतिनिधि अर्थात राज्यपाल के माध्यम से उस पर रूल करता है। उस टाइम राज्य की सारी गतिविधियों पर पाबंदी लग जाती है, यहाँ तक कि संसद को ये भी पावर होती है कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको क्या कर दे, एक कानून बना करके वहाँ की असेंबली को, वहाँ की जो असेंबली है, विधानसभा है, उसको भंग कर दें। इसका ये किस बिहाफ पे लगता है? तो इसके लगने के बहुत सारे रूल हैं। पहला तो ये होता है, जैसे राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल क्या करते हैं? जब राज्यपाल के पास कई सारी पावर होती है, वो सबकी पावर की हम जिक्र करते हैं। ये क्यों लगता है? जैसे राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल, आप लोगों को पता होगा, अगर विधानसभा में कई सारे पार्टियां हैं, अगर दोनों पार्टियों के बीच में क्या हो जाए, दोनों पार्टियों के बीच में आपस में एक सहमति हो जाए या एक कोलैप्स बन जाए, या आप लोग इसको इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, तो राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, अगर उसको ये लग जाए कि स्टेट गवर्नमेंट अपना विश्वास मत हासिल करने में
अक्षम हो जाए या असमर्थ हो जाए तो वो सरकार गिरा सकती है। और ऐसी स्थिति में जब क्या होता है, मान लीजिए आप लोग कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या नियम ये होता है, जो चुनाव पूर्व गठबंधन वाली पार्टी है, जो आपस में कोलैप्स करके एक बड़ी पार्टी बनती हैं, उसको आमंत्रित करें। अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी को आमंत्रित करें। या किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तीसरी कंडीशन, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो चुनाव बाद जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन रही है उसको सरकार बनाने का निमंत्रण दे, इनविटेशन दे, या सरकार बनाने का न्योता भेजे, प्रस्ताव दे। अगला, अगर इन तीनों में से कोई एक भी बात नहीं बनती है तो उसको ये पावर होती है, उसको ये राइट होता है, वो राष्ट्रपति से कह करके राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। या कोई ऐसी गतिविधि है जो, जैसे आप लोग SR बॉम्बे बनाम भारत संघ वाला मामला देखिए। SR बॉम्बे बनाम भारत संघ में पूरी विस्तृत रूप से अवधारणा दे दी गई है कि अगर कोई भी राज्य सरकार पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जैसी प्रस्तावना की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा तो वहां पे राज्य सरकार की असेंबली फेल हो जाएगी और वहां केंद्र की असेंबली लागू हो जाएगी। वहां केंद्र सरकार डायरेक्ट वर्क कर लेगी, राज्य सरकार का राज्य सरकार की सारी शक्तियां केंद्र सरकार में समाहित हो जाएंगी, अर्थात चली जाएंगी। मतलब जो आपकी संघीय व्यवस्था है वो एकल व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी शक्तियां राज्य से निकल करके संघ को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये कहने का मतलब है। तो आप लोगों को पता होगा इस टाइम राज्य की सारी असेंबली ध्वस्त रहती है, राज्य के अंदर कोई ऐसी तो इस टाइम पूरी तरीके से पावर राष्ट्रपति में समाहित हो जाती है। राष्ट्रपति अपने एक प्रशासक या राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि, जो उसका प्रतिनिधि राज्यपाल होता है, उसके माध्यम से रूल करता है। इसमें 356 को लगने के बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप लोगों को एक एक करके जानने हैं। जैसे आर्टिकल 257 और 365, कुछ राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य उसी निर्देश का पालन करें। अगर संघ ने जो राज्यों को निर्देश दिए हैं अगर उस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो उस आधार पे वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाती है। आर्टिकल 257 और आर्टिकल 1 का जिक्र और करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 365। उसमें भी यही बात कही गई है कि संघ द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो विनियम बनाए गए हैं, उन सब का राज्यों के द्वारा अपने राज्य के अंदर उन सारे नियमों का पालन करवाना, ये बताया गया है 365 में। तो अगर इसका सबका वो करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से आप लोग इस तरीके से मानिए, ये एक प्रकार से उस राज्य की संविधान व्यवस्था चरमरा जाएगी। और संविधान व्यवस्था अगर किसी भी राज्य की या संवैधानिक तंत्र की विफलता इसी को बोलते हैं, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर रखा है अगर वो पिलर टूट जाए तो पूरा संविधान बैठ जाएगा। इस बिहाफ पर वहाँ पे 356 लग जाएगा। ये बोलते हैं 356 पे, क्योंकि पूरी तरीके से संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में ट्रांसफ़र हो जाती है। उस टाइम राज्यपाल को सारी पावर होती है, राज्यपाल ऑल इन ऑल रहता है। राज्यपाल अपने जो सीनियर होते हैं अर्थात राष्ट्रपति के किए गए सभी नियमों का पालन राज्यपाल करता है। ये है उस टाइम राज्य की सारी क्रियाकलाप वो केंद्र में समाहित हो जाती है। और केंद्र क्या करता है, तो केंद्र उन सब का व्यापक रूप से क्या करता है, व्यापक रूप से उन सब का यूज़ करता है केंद्र। ये होता है 356। 360 जिसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या होता है, तो वित्तीय आपात आप लोगों को पता है, जब आपके देश की साख व्यवस्था
संकट में आ जाए। जैसे कोरोना काल चल रहा है, इस टाइम आर्थिक गतिविधि बिल्कुल ठप है। इस कारण ऐसी स्थिति बन सकती है कि कल को फाइनेंशियल इमरजेंसी देश के अंदर लग सकती है। अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी देश के अंदर नहीं लगी है। ऐसा तब होता है जब आपकी साख, आपकी क्रेडिट लगातार विदेशी मुद्रा की तुलना में लगातार उसमें कमी आती रहती है, उसमें गिरावट दर्ज की जाती है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि हमारा जो सेंसेक्स है, आप लोग देखते होंगे, उसमें सेंसेक्स में हमारे भारी कमी देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो रुपया होता है वो कमज़ोर होता है और डॉलर क्या होता है, उतना ही ज़्यादा उतार लेता है, उतना ही ज़्यादा चढ़ाव लेता है। तो ये कहते हैं हम 360 उस टाइम लगता है। और 360 लगने का मतलब ये होता है कि उस टाइम राज्य का जो आप लोग मनी बिल है उस पर राज्यपाल नहीं बल्कि वो कौन उसको करेगा, और जो राज्य का बजट होगा वो राज्यपाल की सहमति से नहीं बल्कि राष्ट्रपति की सहमति से विधानमंडल में लाया जाएगा। और जो धन विधेयक होगा उस पर स्वीकृति कौन देगा, तो राज्यपाल ना दे करके राष्ट्रपति देगा। ये सारी और इसमें सारे पदाधिकारी चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, सभी के वेतन और भत्ते में कटौती होना स्टार्ट हो जाती है। उनके वेतन और भत्ते में किस तरीके से या किस प्रकार से कटौती की जाए, ये निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। बस आप लोगों को इतनी बातें ध्यान में रखनी हैं। इन सभी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 352 अब तक 3 टाइम्स लगा है, 356 कई बार लगा है, 360 अभी तक नहीं लगा है, लेकिन आपको आगे देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को आगे देखने को मिल सकता है। इसमें पूरी तरीके से सब कुछ वेतन भत्ते भोगी लोगों में कमी आने लगती है, कटौती होने लगती है। और कटौती करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जिस रूप में चाहे उस रूप में उसके वेतन में, उसके भत्ते में कटौती कर सकता है। ये आप लोगों का मेनली टॉपिक था इमरजेंसी पे। तो इमरजेंसी आप लोगों को इतनी बातें ध्यान में रखनी।